दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते हफ्ते की अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता क्यों हुई और दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश में विपक्ष को बंधक बनाकर एक नेता ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और इसके बाद वहां मानवाधिकार संकट खड़ा हो गया है। और आखिर में बताएंगे कि पोलैंड और बेलारूस किस बात पर लड़ रहे हैं और इससे यूरोपीय संघ और रूस का क्या कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले बात भारत में एनएसए मीटिंग की करते हैं। इसी साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान का तख्ता पलट किया, तब दुनिया की बड़ी शक्तियों ने जिस तरह से इस मामले में अपनी दखल बढ़ाई, उससे लगने लगा कि यह मुल्क फिर से जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा बनेगा। वही हुआ भी। पाकिस्तान, चीन, रूस जैसे देशों के बीच भू राजनीतिक बढ़त पाने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये देश दक्षिण एशिया के इस इलाके में बढ़त हासिल करते दिखे भी जब तालिबान इन देशों के लिए नरम रुख अख्तियार करता नजर आया। लेकिन इन सब में एक ऐसा भी देश था जो अफगानिस्तान में अपनी जमीन खो रहा था। पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान पर अरबों डॉलर खर्चने के बावजूद उस देश के हाथ कुछ भी लगता हुआ नहीं दिख रहा था। हम बात कर रहे हैं अपने ही देश भारत की, जिसे अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद अलग थलग करने की पूरी कोशिश की गई। इसमें बड़ी भूमिका चीन और पाकिस्तान की थी। लेकिन अब भारत की एक रणनीति ने विरोधी चीन और पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल पिछले हफ्ते भारत ने अफगानिस्तान मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी एनएसए की एक क्षेत्रीय बैठक बुलाई। भारत की अध्यक्षता में यह मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में जितने देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या बड़े सुरक्षा अधिकारियों को बुलाया गया था, उनमें पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत की मीटिंग से दूरी बनाकर अपनी अलग बैठक बुलाई। इसलिए आज समझेंगे कि अफगान मसले पर भारत द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता करने के क्या मायने हैं। जानेंगे कि पाकिस्तान द्वारा अलग से एक बैठक बुलाने के पीछे इसकी क्या रणनीति है। एक सवाल यह भी कि अफगान मसले पर होने वाली इस बैठक में भारत ने तालिबान को आमंत्रित क्यों नहीं किया। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस मीटिंग के बहाने भारत कैसे दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक बढ़त हासिल करने वाला है। अफगानिस्तान मसले पर हुई इस बैठक में ईरान, रूस और मध्य एशिया के 5 देश उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के प्रतिनिधि जमा हुए। यह पहली बार था जब सभी मध्य एशियाई देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। दरअसल इस स्तर की 2 वार्ताएं पहले भी हो चुकी हैं। सितंबर 2018 में और दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये बैठकें ईरान में हुई थी। हालिया बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान नाम से 12 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी जारी किया गया। सभी देश इस बात पर राजी हुए कि आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली डायलॉग में शामिल सभी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त रहे और कभी भी वैश्विक आतंकवाद का जरिया ना बन पाए। घोषणा पत्र के मुताबिक बैठक में अफगानिस्तान, खासकर वहां की शांति और सुरक्षा और उसके क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम सहित अफगान जनता को मानवीय मदद की जरूरत पर जोर दिया गया। इस बैठक में मध्य एशियाई देशों को शामिल करने के पीछे यही मकसद था। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा का बड़ा हिस्सा मध्य एशियाई देशों से लगता है और इसलिए वे अफगानिस्तान में नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी से चिंतित हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी सैनिकों के हथियारों के जखीरे पर भी बात की गई। दरअसल अफगानिस्तान से जाते हुए अमेरिकी सैनिक हथियारों का जखीरा छोड़ गए। इसे भी मध्य एशियाई देश एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के गठन की कोशिश होगी। वहां के सभी वर्गों को सरकार में हिस्सेदारी मिले ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं
और बच्चों के अधिकार बहाल हो सकें। भारत अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की जरूरत पर हमेशा ही जोर देता रहा है। ये तो हो गई इस बैठक की अहम बातें। अब इसके अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तान भारत के निमंत्रण को ठुकरा कर क्या कर रहा है और उसके क्या मायने हैं। पहले यह जान लीजिए कि ईरान में पिछली 2 मीटिंग में पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया। बहरहाल इन बैठकों में चीन को बुलाया गया और वह शामिल भी हुआ, लेकिन भारत ने जो बैठक बुलाई उससे इन दोनों ही देशों ने दूरी बना ली। जानकार इसे चीन और पाक दोनों की मिलीजुली योजना बता रहे हैं। भारत ना आकर पाकिस्तान ने बीते 11 नवंबर को खुद बैठक बुलाई। उसमें पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन और अमेरिका ने हिस्सा लिया। हालांकि इसमें तालिबान के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। इस मीटिंग को ट्रॉइका प्लस नाम दिया गया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों की बैठक का एजेंडा एक ही है कि अफगानिस्तान में शांति और अमन कैसे कायम हो, लेकिन दोनों ही देशों की अपनी अपनी रणनीति है। एक ओर जहां भारत अफगान मसलों पर अलग थलग नहीं पड़ना चाहता और अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान के बॉडीगार्ड के तौर पर पेश करना चाहता है और किसी भी हालत में भारत का दखल उसे मंजूर नहीं है। जानकारों की माने तो अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद से ही पाकिस्तान वहां नियंत्रक की भूमिका निभाना चाहता है। वह कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी हो और वह अपना कोई भी हित साध सके। यही वजह है कि अफगान मसले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं। नई दिल्ली में हुई मीटिंग के मद्देनजर यह सवाल भी उठ रहा है कि भारत ने अपनी बैठक में तालिबान को आमंत्रित क्यों नहीं किया। इस बैठक के बहाने एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि जब बैठक का सीधा ताल्लुक तालिबान से है, तब उसके प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया गया। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब तालिबान को बैठक में बुलाने से परहेज किया गया है। पिछले महीने ही ईरान ने अफगान मसले पर क्षेत्रीय बैठक बुलाई थी, लेकिन तालिबान को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसकी वजह है कि बैठक में आमंत्रित किसी भी देश ने तालिबान को अब तक मान्यता नहीं दी है। दूसरी ओर तालिबान के साथ भारत के रिश्ते पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं। 1999 में प्लेन हाईजैक की घटना सबको याद है, जब प्लेन को कंधार ले जाया गया था। इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में कहीं आतंकियों को शह न मिलने लगे। यानी तालिबान को लेकर भारत की तमाम तरह की चिंताएं हैं और इतनी सारी चिंताओं को लेकर तालिबान से वार्ता करना भारत मुनासिब नहीं समझता। इसका एक मतलब यह भी है कि भारत अफगानिस्तान में एक राजनीतिक संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत ने न सिर्फ तालिबान को इस बैठक से दूर रखा, बल्कि वहां की सत्ता में रहने वाले दूसरे दलों को भी भारत ने नहीं बुलाया। मतलब अगर भारत तालिबान को सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दे रहा है तो किसी दूसरे पक्ष से भी बातचीत नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत तालिबान के साथ नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं है। यही कारण है कि भारत अपने इस कदम का भरपूर बचाव कर पा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत ने इस मीटिंग की अध्यक्षता क्यों की। दरअसल अफगानिस्तान में हुए तख्तापलट के बाद से ही भारत अपनी सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर चिंतित है। साथ ही भारत अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और भविष्य के मंसूबों को देखते हुए क्षेत्रीय हितधारकों और महत्वपूर्ण शक्तियों को एक साथ लाना चाहता है, ताकि अफगान मसले को लेकर जो भी चिंता उजागर हो रही है उन पर दूसरे देशों के साथ विचार कर कोई हल निकाला जा सके। जानकारों की माने तो बीते 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस निवेश के पीछे भारत के अपने कुछ हित हैं, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत अफगानिस्तान में हासिल की हुई जमीन खोने लगा था। इसलिए अफगानिस्तान को लेकर भविष्य में देशों का रुख क्या होगा, इसे लेकर भारत अपना पक्ष सुरक्षित करना चाहता है। यही वजह है कि जब से सत्ता की चाबी तालिबान के हाथों में आई है, तब से भारत ने अफगानिस्तान पर अपने पुराने स्टैंड को दोहराना शुरू कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास और वहां के लोगों की सुरक्षा का वादा कई बार जाहिर किया है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान बार बार भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता रहा है। यहाँ पर एक सवाल यह भी था कि आने वाले दिनों में जब अफगानिस्तान का भविष्य तय किया जाएगा, तब भारत खुद को कहाँ पाएगा। ऐसे में तमाम मुद्दों पर होने वाली बातचीत की मेज पर भारत भी अपनी एक सीट सुरक्षित करना चाहता है। इस बैठक को भारत द्वारा मेज पर जगह पाने और एजेंडा तय करने की कोशिश के रूप में
देखा जा रहा है। दूसरी ओर एशिया के इस इलाके में भारत और चीन दो ही देश बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण एशिया में चीन हमेशा ही भारत के मुकाबले अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करता रहा है। अफगान मामले में वह पाकिस्तान से गलबहियां कर ऐसी कोशिश लगातार कर रहा है। वह इस इलाके में भू राजनीतिक बढ़त हासिल कर भारत के सामने बड़ी चुनौती पेश करना चाहता है। चीन द्वारा भारत की बैठक में शामिल होने से मुंह फेर लेना इसी का एक पहलू है, लेकिन भारत ने रूस, ईरान समेत मध्य एशियाई देशों को सफलतापूर्वक इस बैठक में बुलाकर चीन के सामने एक लंबी लकीर खींच दी है। जानकार इसे दक्षिण एशिया में भारत की भू राजनीतिक बढ़त के तौर पर देख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ महीनों में अफगान राजनीति में क्या प्रोग्रेस होता है और भारत अपनी इस बढ़त को कायम रख पाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के बीच यानी मध्य अमेरिका में एक देश है, नाम है निकारागुआ। बीते हफ्ते वहां नेशनल असेंबली समेत राष्ट्रपति के चुनाव हुए। इस चुनाव के नतीजों का जब ऐलान हुआ तब ज्यादातर न्यूज़ वेबसाइट्स की रिपोर्ट में लगभग एक जैसी हेडलाइंस थी। सभी खबरों में सत्ताधारी पार्टी की जीत को विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने जैसी घटनाओं से जोड़कर लिखा गया। हालांकि ऐसा करना मुनासिब भी था, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में विरोधियों को बंधक बनाकर चुनाव नहीं कराए जा सकते। हालांकि दुनिया भर में तानाशाही के तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन निकारागुआ की सरकार ने जो किया वो अचंभे में डालने जैसा था। यह हैरत में डालने वाला मामला इसलिए भी है क्योंकि जीतने वाले राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगा खुद एक तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक कर पहली बार सत्ता में आए थे। दूसरी ओर चुनाव में हिस्सा लेने वाले वोटर्स की तादाद असल संख्या से कहीं कम थी। मतलब जितने लोगों को वोट डालने चाहिए थे उससे कम लोगों ने ही वोट डाले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जानकारों ने इसे मानवाधिकार हनन का मामला बताया है। इतना ही नहीं, चुनाव के नतीजे आने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने निकारागुआ पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। आज इस पूरे मामले पर बात करेंगे, बताएंगे कि निकारागुआ की राजनीतिक सेहत कैसी है और वहां विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का क्या मामला है। साथ ही अमेरिकी एंगल पर भी बात करेंगे। पहले निकारागुआ के नक्शे को जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, यह मध्य अमेरिकी देश है। इसके उत्तर पश्चिम में होंडुरस, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में कोस्टारिका और पूर्व में कैरेबियन सागर है। निकारागुआ के दक्षिण पश्चिम में स्थित मनागुआ शहर इसकी राजधानी है। दरअसल निकारागुआ में जो भी विवाद है उसके केंद्र में राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगा हैं। 1945 में एक मजदूर वर्ग परिवार में पैदा हुए आर्टेगा कम उम्र से ही निकारागुआ के तानाशाह अनास्तासियो सोमोजा डेबेल के विरोधी थे। दरअसल 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से सोमोजा परिवार सत्ता पर काबिज हुआ था और इसने 42 सालों तक निकारागुआ पर शासन किया। लेकिन 42 सालों के कार्यकाल के दौरान सरकार पर देश में भ्रष्टाचार और असमानता बढ़ाने के खूब आरोप लगे। चूंकि यह सरकार अमेरिका के समर्थन से बनी थी, इसलिए वहां पूंजीवादियों का बोलबाला था। आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होती गई, गरीबों को उनके बुनियादी हकों से जुदा रखा गया। लिहाजा सोमोजा सरकार को गिराने की कवायद 1960 के दशक में ही शुरू हो गई थी। सरकार के खिलाफ भूमिगत आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसमें आर्टेगा भी शामिल थे। 1963 में आर्टेगा सांदिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट में शामिल हुए, जिसकी स्थापना 2 साल पहले ही हुई थी। इस पार्टी का मकसद सोमोजा को सत्ता से बेदखल करना था। 1967 में आर्टेगा को सरकार ने जेल में डाल दिया। 7 साल बाद 1974 में उनकी रिहाई तो हुई, लेकिन उन्हें क्यूबा में निर्वासित कर दिया गया। यही वक्त था जब आर्टेगा ने फिदेल कास्त्रो की मार्क्सवादी लेनिनवादी सरकार से गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली। उधर निकारागुआ में गैर बराबरी इस कदर बढ़ी कि 1970 के आते आते लोगों का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच चुका था। छात्र, किसान, वामपंथी संगठन और चर्च सोमोजा सरकार के खिलाफ एकजुट होने लगे थे। इसी दौरान आर्टेगा वापस देश लौट आए
और अपने भाई हम्बर्टो के साथ मिलकर 1978-79 में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। आखिरकार 1979 में सोमोजा सरकार गिर गई। यही विद्रोह निकारागुअन क्रांति के नाम से जाना जाता है। सोमोजा की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद आर्टेगा सत्तारूढ़ बहुदलीय जुंटा के नेता बन गए। 1984 के आम चुनावों में आर्टेगा 66% मत हासिल कर राष्ट्रपति बन गए। हालांकि बाद के सालों में वे सत्ता से दूर रहे। लगातार 3 हार के बाद उन्होंने 2006 में वापसी की। तब से वे लगातार सत्ता में बने हुए हैं। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि आर्टेगा ने नागरिकों के शोषण और मौजूद असमानता के नाम पर सोमोजा सरकार का तख्ता पलट किया था, लेकिन बीतते वक्त के साथ आर्टेगा भी उसी ढर्रे पर चलने लगे। पिछले 3 चुनावों में धांधली के दम पर आर्टेगा पर जीतने के आरोप लगे हैं। इस तरह निकारागुआ पिछले 3 सालों से राजनीतिक अस्थिरता की गिरफ्त में है। दरअसल 2018 में आर्टेगा पेंशन में कमी करने और टैक्स में इजाफे की योजना लेकर आए थे। देश के मध्यम वर्ग ने सरकार के इस फैसले का खूब विरोध किया। छात्र सड़क पर उतर आए। एक तरह से पूरे देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन होने लगे, लेकिन पुलिस ने बेरहमी से आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई। सरकार की कार्रवाई में 328 प्रदर्शनकारी मारे गए और करीब 2000 लोग घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मानवाधिकार उच्चायोग के मुताबिक उस दौरान लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए थे। इनमें से ज़्यादातर लोग पड़ोसी देश कोस्टारिका में बसे हुए हैं। इसकी वजह से कोस्टारिका में रिफ्यूजीज़ के चलते पैदा होने वाला संकट एक अलग मुद्दा बना हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को निर्वासित भी किया। ये लोग अब तक अपने वतन नहीं लौट सके हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आर्टेगा ने पावर का गलत इस्तेमाल कर सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, अभी हुए आम चुनाव से पहले आर्टेगा ने अपने मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दिया। वहां की पुलिस ने राष्ट्रपति पद के 7 उम्मीदवारों समेत 40 विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे हुआ ये कि चुनाव मैदान में आर्टेगा को टक्कर देने वाला एक भी उम्मीदवार नहीं था और उनकी एक तरफा जीत तय हो गई। हालांकि इस चुनाव में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसमें 2 बातें और भी हुई। एक ये कि इन विपक्षी नेताओं ने देश की जनता से वोटिंग में हिस्सा ना लेने की अपील की। इसके चलते 35% लोगों ने जानबूझकर वोट नहीं किया। दूसरी बात ये हुई कि देश छोड़कर जाने वाले लोग भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और इसमें अहम बात यह है कि उनमें सभी आर्टेगा के विरोधी हैं। मतलब कि सरकार विरोधी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ रहा है। इसलिए भी आर्टेगा की सत्ता में वापसी आसान रही। सिर्फ राजनीतिक अधिकार ही नहीं, बल्कि बुनियादी ज़रूरतों को हासिल करने के लिए भी इन निर्वासित नागरिकों को दूसरे देशों में भटकना पड़ रहा है। यही कारण है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे मानवाधिकार के हनन का मामला बताया है। आखिर में इस मामले में अमेरिकी एंगल को भी समझ लीजिए। दरअसल इस चुनाव में विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की शुरुआत जून-जुलाई से ही हो गई थी। तब से ही अमेरिका बार बार आर्टेगा को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के नागरिकों और विपक्षी नेताओं के प्रति सरकार का यह रवैया मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे देश के लोकतांत्रिक चरित्र को ठेस पहुंच रही है। निकारागुआ में अमेरिका की खास दिलचस्पी की वजह है कि डेनियल आर्टेगा हमेशा ही अमेरिकी सरकार के निशाने पर रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि सोमोजो सरकार अमेरिका के समर्थन से ही बनी थी। इसकी वजह थी कि सोमोजो पूंजीवादी सोच के व्यक्ति थे, लेकिन आर्टेगा समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के नुमाइंदे हैं। यह भी कोई छुपी बात नहीं है कि मार्क्सवादी व्यवस्था से अमेरिका हमेशा ही चिढ़ता रहा है। बात सिर्फ निकारागुआ की ही नहीं है, उस अहाते में आने वाले कई देश मसलन क्यूबा, वेनेजुएला की सरकारों से अमेरिका की अक्सर ही तनातनी चलती रहती है। इसकी वजह यह है कि रूस के प्रभाव वाले देश हैं ये, और रूस अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। यही कारण है कि निकारागुआ की मार्क्सवादी सरकार को अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोपीय देश पोलैंड और बेलारूस के बीच शरणार्थियों को लेकर एक बार फिर से तल्खी बढ़ गई है। दोनों ही देश जिस सीमा को साझा करते हैं वहां पर हजारों की तादाद में रिफ्यूजीज मौजूद हैं, लेकिन यहाँ विवाद इस बात पर है कि वे लोग पोलैंड आना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रिफ्यूजीज बेलारूस की तरफ से आ रहे हैं और पोलैंड में दाखिल होना चाहते हैं। इस वजह से यूरोप के इस इलाके में राजनीति बेहद गर्म हो गई है। यूरोपीय संघ ने इसे बेलारूस का गैंगस्टर स्टाइल बताया है। संघ का कहना है कि बेलारूस उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए पोलैंड की सीमा पर रिफ्यूजीज को भेज रहा है। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर पैदा हुए प्रवासी संकट का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। मतलब कि यह सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। यही वजह है कि यह खासा चर्चा में है। आज इस पूरे मामले को जानेंगे, साथ ही इस मामले में पुतिन और यूरोपियन यूनियन कनेक्शन क्या है इस पर भी बात करेंगे। आइए पहले दोनों देशों के बारे में जानते हैं। पोलैंड मध्य यूरोप का एक देश है जिसके पूर्वोत्तर में लिथुआनिया और कैलिनिनग्रैड है, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन है, दक्षिण में स्लोवाकिया, तो दक्षिण पश्चिम में चेक गणराज्य है और पश्चिम में जर्मनी है। वहीं बेलारूस के उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया, उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है। मैप से ही पता चल रहा है कि पोलैंड पूर्व में और बेलारूस पश्चिम में एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं। इसी इलाके में तकरीबन 2 से 3 हजार लोग पोलैंड में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर मौजूद रिफ्यूजीज अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों से आए हैं। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी सीमा पार करने वाले रिफ्यूजीज को पोलैंड की सेना द्वारा रोकने का मामला खबरों में रहा है, लेकिन इस बार पोलैंड और बेलारूस के बीच विवाद ने अलग ही मोड़ ले लिया है। इसकी वजह है कि पोलैंड ने बेलारूस पर रूस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि पोलैंड को ऐसा क्यों लगता है कि पुतिन बेलारूस को उकसा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि पोलैंड और रूस के बीच ऐतिहासिक असहमति है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी चली आ रही है। यही वजह है कि पोलैंड और रूस एक दूसरे की विदेश नीति की प्राथमिकताओं की सूची में निचले स्तर पर है। हालिया सालों में पोलैंड और रूस के बीच रिश्ते और भी तल्ख हुए हैं। पिछले साल अगस्त में पोलैंड ने अपने देश में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद पोलैंड और रूस के बीच तनातनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरी ओर रूस और बेलारूस की बहुत अच्छी दोस्ती है। ऐसे में पोलैंड को लगता है कि इन सब विवादों के पीछे पुतिन अपना दिमागी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। हालांकि रूस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। रूस का कहना है कि वह दूसरे देशों की तरह खुद भी इस समस्या का वाजिब हल निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि इस मामले में यूरोपियन यूनियन का क्या कनेक्शन है। दरअसल बेलारूस यूरोपीय देश जरूर है, लेकिन वह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। मतलब कि पोलैंड और बेलारूस की सीमा यूरोपीय संघ और बेलारूस की सीमा भी है, लेकिन यूरोपीय संघ और बेलारूस के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। पिछले साल अक्टूबर में ही यूरोपीय संघ ने बेलारूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत अब कुल 166 व्यक्तियों और 15 संस्थानों को यूरोपीय संघ प्रतिबंधित कर चुका है। इन लोगों में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और उनके बेटे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्टर लुकाशेंको भी शामिल हैं। साथ ही सरकार के अन्य प्रमुख व्यक्ति और जुडिशियल सिस्टम के उच्च स्तरीय सदस्य भी शामिल हैं। अब सवाल है कि ये प्रतिबंध लगाए क्यों गए। पिछले साल अगस्त में ही बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव को यूरोपीय संघ ने धांधली भरा चुनाव बताया। उसके मुताबिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने विरोधियों को डरा धमकाकर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इसलिए वह बेलारूस के चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं देता है। इतना ही नहीं, सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों को डराने धमकाने और उनके हिंसक दमन का भी आरोप है। इसलिए बेलारूस पर लगे प्रतिबंध का हवाला देते हुए पोलैंड ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों के बीच हुए इस विवाद का समाधान कब निकलता है
और रूस इसमें कोई सकारात्मक भूमिका निभा पाता है या नहीं। अब देखते हैं कि आज की इन तीनों चर्चाओं से क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता के आयोजन के पीछे भारत की क्या रणनीति है? इस बैठक में पाकिस्तान के शामिल नहीं होने के क्या मायने हैं? मूल्यांकन कीजिए। दूसरा सवाल बनता है, निकारागुआ में पैदा हुए मानवाधिकार संकट के पीछे क्या कारण है? अमेरिका द्वारा निकारागुआ पर प्रतिबंध लगाने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करें। और आखिरी खबर पर जो सवाल बनता है वो है, पोलैंड और बेलारूस के बीच शरणार्थी विवाद क्या है? इस मामले में पोलैंड को रूस की साजिश की आशंका क्यों है? वर्णन कीजिए। तो आप इन प्रश्नों पर उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं दुनिया इस हफ्ते की अगली कड़ी में।